आज हम बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनल इनकम को कैसे एस्टिमेट किया जाता था। ठीक है, ये किया जाता है। हमने लास्ट लेक्चर एंड किया था प्री इंडिपेंडेंस यानी बिफोर इंडिपेंडेंस या प्री इंडिपेंडेंस नेशनल इनकम कैसे एस्टिमेट की जाती थी। बट आज हम बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनल इनकम को कैसे एस्टिमेट किया जाता है। सो आपका बहुत बहुत वेलकम है आज ये क्लासेस पे। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अगर आप पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए आज ये क्लासेस को एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनल इनकम कैसे एस्टिमेट होती थी। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन 1949 उन्होंने अपॉइंट किया नेशनल इनकम कमेटी। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, प्रोफेसर गैडगिल एंड डॉक्टर वीकेआरवी राव। ठीक है, और दो दूसरे मेंबर थे कमेटी के। इस कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट 1951 में प्रेजेंट की और लास्ट 1954 में। कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो नेशनल इनकम थी इंडिया की वो 8,710 करोड़ रुपीस थी और पर कैपिटा इनकम थी ₹225 पर पर्सन इनकम। ठीक है, ये 1948 टू 1949 के डाटा है। ये जो रिपोर्ट है इन्होंने डिस्कस किया था डिटेल्स में एस्टिमेशन के मेथड्स को लेकर। ठीक है, इन्होंने इट ऑल्सो डिस्कस द वेरियस सोर्सेज। उन्होंने बहुत सारे सोर्सेज भी डिस्कस किए कि क्या कहाँ से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं और लिमिटेशंस क्या क्या फेस करनी पड़ सकती है। 1955 से यानी सिंस का मतलब क्या है कि ये चीज 1955 से ही स्टार्ट हो गई। आपने ग्रामर में पढ़ा होगा रूल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सिंस और फॉर। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपनी स्टार्ट करी 2018 में और आपकी वो कंपनी अभी तक चल रही है। सो आप ये कहेंगे कि मेरी कंपनी सिंस 2018 से स्टार्ट है और जो अभी तक चल रही है। क्लियर हो गया मेरा पॉइंट कहने का मतलब? तो 1955 से नेशनल इनकम एस्टिमेट्स कौन प्रिपेयर कर रही है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर कर रही है। बच्चों जो मैं आपको ये लेक्चर्स करा रही हूँ हर एक बच्चे का डिफरेंट ओपिनियन होता है। कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम तो लाइन टू लाइन डिस्कस कर रही है, कुछ बच्चे कहेंगे मैम आप लाइन टू लाइन छोड़िए, हमें समरी बता दीजिए, क्रक्स में बता दीजिए। तो ये जो वीडियो है दोनों ही तरह के बच्चों के लिए हेल्पफुल है। पहले आपको मैं लाइन टू लाइन कराऊंगी, देन आपको मैं इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्रक्स में बताऊंगी। ठीक है, तो आपको डबल बेनिफिट होगा, आपकी डबल रिविजन होगी। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि CSO कब से हमारी काम में आई, वर्क में आई? आफ्टर सिंस 1955। 1955 से CSO का काम स्टार्ट हुआ नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का और जो अभी तक चल रहा है। क्लियर हो गया? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एनुअली पब्लिश करती है एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम, जिसको नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। एंड ये सारी बातें मैंने आपको लेक्चर 1 में करा दी थी। सारी वीडियोस की आपको लिंक इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी और आपको मैं एंड स्क्रीन पर भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली 6 सीरीज प्रिपेयर की गई थी नेशनल इनकम को। अभी आपको मैं मेथड्स नहीं करा रही हूँ, थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दे रही हूँ उसी चीज को लेकर ही। नेशनल इनकम की एस्टिमेशन को लेकर 6 सीरीज प्रिपेयर की थी CSO ने। हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया बच्चों? CSO इसको हम बोलेंगे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड इनके जो बेस ईयर थे यानी जब हम इनकम को कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर को मानकर, वो डिफरेंट थे। पहले हम बात करेंगे कन्वेंशनल सीरीज की, कन्वेंशनल स्टार्टिंग ट्रेडिशनल सीरीज। ठीक है, 1948-49 को आपने बेस ईयर लिया। ठीक है, यानी इसमें क्या कहा गया 1948-49 को हमने बेस ईयर मान के चला और उसके बाद 1952 से 57 के बीच का जो 1952 से 67 के बीच का जो पीरियड है उसमें हमने नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए सेम ही टेक्निक यूज करी, उसको हमने चेंज नहीं करा और ये नेशनल इनकम कमेटी ने अडॉप्ट करी थी। ठीक है, और बेस हमने माना 1948 से 49 का ईयर। इस सीरीज के अंदर नेशनल इनकम करंट और कांस्टेंट दोनों ही प्राइसेस पर एस्टिमेट की जाती थी। प्री इंडिपेंडेंस में खाली करंट प्राइस पर बात होती थी, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस में कांस्टेंट प्राइसेस को भी लिया जाता था। इसमें हमने इकोनॉमी को 13 सेक्टर्स में डिवाइड किया
लेकिन सीएसओ ने, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 1966 में कन्वेंशनल सीरीज को खत्म कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। फिर आता है फर्स्ट रिवाइज्ड सीरीज, यानी जब कन्वेंशनल सीरीज को डिसकंटिन्यू किया तो कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ ना कुछ चेंजेस किए होंगे, यानी पहला रिवीजन जब हुआ, दैट इज फर्स्ट रिवाइज्ड सीरीज। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चीजों को समझना है, रट्टा नहीं मारना, क्रैप नहीं करना। जो सीएसओ है आपकी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या कहा यहाँ पर, इसने बेसिकली यही चीज कही है, क्रैप मैं आपको बिल्कुल नहीं करा रही हूँ, आपको मैं चीजें समझाकर याद करा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जो सीएसओ है उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए नेशनल इनकम की एस्टिमेशन को लेकर 1967 में, तभी तो हमारी फर्स्ट रिवाइज सीरीज बनी। ठीक है, 1960 से 61 में यहाँ पर, यानी जो हम ये सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसमें हमने बेस ईयर माना 60 से 61 का ईयर। पिछले में हमने माना था कन्वेंशनल के अंदर 48 से 49 का बेस ईयर, अब हम मान रहे हैं 60 से 61 का बेस ईयर। ठीक है, ना कि 1948 से 49 का। नेशनल इनकम को वही करंट और कांस्टेंट दोनों पे डिवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसका मेन एम पैसा कमाना होता है, या वो सारी एक्टिविटीज जिससे पैसा कमा सकते हो, उसको हमने 14 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, और ये 14 पार्ट्स आपके थ्री सेक्टर्स में आते हैं। अब मैंने आपको लास्ट में पूछा था कितने सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी भी कह सकते हैं आप। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये पूछा था एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आता है, मैन्युफैक्चरिंग कौन से सेक्टर में आता है, सर्विसेज कौन से सेक्टर में आता है। तो प्राइमरी में आपका आता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग वाला सारा पार्ट है, कॉर्पोरेट, टेरिटरी में आपका आता है सर्विसेज, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, सो अगर हम इन सारी सेक्टर की एक्टिविटीज को देखें तो 14 एक्टिविटीज थी, और ये 14 एक्टिविटीज आपकी 3 सेक्टर में आती थी। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड। अब इसमें सेकंड पॉइंट में सिर्फ यही है मेन चीज, इसका जो बेस ईयर है वो डिफरेंट है, जो आपको याद रखना है, 60 से 61 का पीरियड। ठीक है, एंड इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 14 पार्ट्स में डिवाइड किया, और ये 3 सेक्टर से बिलोंग करती थी। आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी आपका फर्स्ट वाला जो पॉइंट था, करंट और कांस्टेंट दोनों को मानते हैं, वही चीज सेकंड में भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको एक बार मैं क्लीन कर देती हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। बस यहाँ से क्लीन कर देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पॉइंट के ऊपर आ रहा था। अब आपको चीजें क्लियर विजिबल होंगी। ठीक है, देखिए अब आता है सेकेंड रिवाइज सीरीज। अब यहाँ पर कुछ और चेंजेस किए गए सीएसओ की तरफ से। अब यहाँ पे सीएसओ ने इंट्रोड्यूस किया सेकेंड रिवीजन 1978 में। अब यहाँ पर जो बेस ईयर है वो डिफरेंट हो जाएगा, दैट इज 70 to 71, ना कि 60 से 61। बाकी सेम है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में 1988 में थर्ड रिवाइज सीरीज अडॉप्ट की गई, और यहाँ पर जो बेस ईयर था वो दिस वन था, 80 से 81 का पीरियड। फोर्थ रिवाइज सीरीज जो थी वो 1999 में हुई थी, और इसका जो बेस ईयर था वो 93 से 94 का पीरियड था। यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स में चेंज लेकर आए इस सीरीज के अंदर। तो आपको बेसिकली ज्यादा इसको डीप में नहीं करना है, बस आपको ये चीजें समझनी है कि कौन से ईयर में कब रिवीजन हुआ, दैट्स इट। क्लियर हो गया। एंड देन जो न्यू सीरीज आई थी, आपको सिर्फ ये याद रखना है, लास्ट वन न्यू सीरीज। इसमें ये सीरीज 2004 में ऑप्ट की गई थी। इस सीरीज को जो बेस ईयर माना गया वो 99 से 2000 का ईयर बेस ईयर माना गया नेशनल इनकम को निकालने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर हमने सिर्फ कांस्टेंट प्राइसेस को ध्यान में रखा, ना कि करंट प्राइसेस को। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे मेथड्स। अब हमने बात करी थी कि बहुत सारे मेथडोलॉजिकल चेंजेस आए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। में कौन कौन से मेथड है जिससे हम नेशनल इनकम को निकालते हैं। बेसिकली आपका अब यहाँ पर इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है। पहला आपका आता है प्रोडक्ट और वैल्यू एडिड मेथड और नेट आउटपुट मेथड। तीनों ही नाम इसके हैं, प्रोडक्ट, वैल्यू एडिड और नेट आउटपुट। ठीक है, एक सेकंड, चलिए बात करते हैं। गला खराब होने की वजह से खांसी भी बहुत तंग करती है बीच में। चलिए
इन बातों को साइड में रखते हैं। अब हम बात करेंगे इन प्रोडक्ट मेथड नेशनल इनकम को हम एस्टिमेट करते हैं टोटल वैल्यू, यानी जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबसे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर, चाहे वो आपका कंज्यूमर गुड्स हो, चाहे वो आपकी सर्विसेज हो, चाहे कैपिटल गुड्स हो, चाहे वे सर्विसेज हो। ठीक है, इस मेथड को यूज करके जो डबल काउंटिंग है, सेम प्रोडक्शन में जो डबल काउंटिंग की पॉसिबिलिटी हो जाती है उसको हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं। इस मेथड को हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग के लिए, फिशिंग के लिए, माइनिंग क्वेरिंग के लिए एंड रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड जो वैल्यू है आउटपुट की हर एक्टिविटी से रिलेटेड उसको हम एस्टिमेट करते हैं एंड जो वैल्यू है इंटरमीडिएट गुड्स की उसको हम डिडक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट से, जिससे हमें GVA ग्रॉस वैल्यू मिल जाए, और देन लास्ट में हम नेट वैल्यू को फाइनली ऑब्टेन कर लेते हैं उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके। जब आप ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी क्या आ जाएगा, नेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जिस बच्चे ने 12th में नेशनल इनकम का चैप्टर अच्छे से किया होगा उसको ये चीजें बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ डिटेल में। यहाँ पर बेसिकली क्या कहा गया है कि आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होती है इंडस्ट्रीज के अंदर, चाहे आपका रॉ मटेरियल हो, उसका वर्क इन प्रोग्रेस हो, फिर उसका फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, एवरीथिंग, हर एक स्टेप पर जो वैल्यू निकलती है वहां से हम उसको ऐड करते जाते हैं। यानी कुल मिलाकर जब आपके पास टोटल वैल्यू आ जाती है तो उसमें से जो इंटरमीडिएट आपके गुड्स, जो इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है उसको हम डिडक्ट कर देते हैं, तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू आ जाती है आउटपुट की, और उसमें से हम डेप्रिसिएशन लेस करते हमारे पास नेट वैल्यू आ जाती है। ये आपका होता है प्रोडक्ट मेथड से इनकम को कैलकुलेट करना। सेकंड आपका आता है इनकम मेथड एंड देन आपका आता है एक्सपेंडिचर मेथड। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, बहुत डिटेल में कराऊंगी, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो वीडियो लंबा ना हो, 10 से 12 मिनट का वीडियो रखती है मैक्सिमम अपने यूट्यूब पर, कोशिश यही रहती है। तो जो नेक्स्ट रहेगी आपकी 12 मिनट की वीडियो या 10 से 12 मिनट की वीडियो, उसमें आपको मैं दोनों मेथड करा दूंगी। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। कोई डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।